नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखो यहां पर आपको दिख रहा है जनरल लेआउट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ एन ऑटोमोबाइल, जनरल लेआउट, ठीक है। ये आपको टू व्हील ड्राइव का दिख रहा है, ये जो जनरल लेआउट है टू व्हील ड्राइव का, किस तरीके का अरेंजमेंट आपके व्हीकल में होता है। देखो यहाँ पर, देखो ये फ्रंट जो सामने आपको दिख रहा है, दिस इज फ्रंट, फ्रंट एक्सल, उसमें ये एक टायर लगा हुआ है, इधर एक टायर लगा हुआ है, और टायर के रिम में आपको ब्रेकिंग सिस्टम लगा रहता है, ठीक है। फिर ये आपका है स्टीयरिंग सिस्टम, स्टीयरिंग जिससे कि हम कंट्रोल करते हैं व्हीकल को। उसके बाद फिर नेक्स्ट इज इंजन, इंजन के बाद लगा होता है क्लच, देन गियर बॉक्स, ठीक है ना। क्लच इज fitted between engine and gearbox so that it connect or disconnect the power of the engine to the wheel when required, ठीक है। उसके बाद है गियर बॉक्स से आपका लगा हुआ है प्रोपेलर शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट आपका लगा हुआ है यहाँ पर, यू कैन सी। then this one is a differential which is fitted in the rear axle, ये आपका जो रॉड दिख रहा है ये रियर एक्सल है, ठीक है ना। इस रियर एक्सल में आपका जो है डिफरेंशियल फिट किया गया है, एंड द टू टायर्स ऑफ रियर टायर्स एंड द ब्रेकिंग सिस्टम आर गिवन, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको दिख रहे हैं, ये येलो कलर के, ये आपको दिख रहा है एक इधर भी है और इधर भी है, ये एक आपका सस्पेंशन सिस्टम है विच हेल्प्स टू प्रोवाइड कंफर्ट, ठीक है। तो ये एक जनरल लेआउट है जो कि एक टू व्हीलर, जो कि एक फोर व्हीलर में होता है, ठीक है ना। ये बेसिक है, इंजन, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल, प्रोपेलर शाफ्ट, ठीक है, ब्रेकिंग सिस्टम इन ऑल फोर व्हील्स एंड स्टीयरिंग सिस्टम। हेलो सर, तो दिस इज द जनरल लेआउट। अब ये जो फ्रंट एक्सल है, ब्लैक कलर का जो फ्रंट एक्सल है और ब्लैक कलर का जो रियर एक्सल है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको व्हील बेस बोला जाता है, व्हील बेस, व्हील बेस। और लेफ्ट टायर और राइट टायर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको व्हील ट्रैक बोला जाता है, व्हील ट्रैक, ठीक है। ये टर्म्स आप याद रखेंगे, ये टेक्निकल टर्म्स है, आपको कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। आप जो पूछ रहे हैं कि फ्रंट ट्रायल कैसे टर्निंग के समय कंट्रोल होता है, ये आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा व्हेन आई विल टीच यू डिफरेंशियल, ओके। but now we have to just taking overview, okay, of all the components. I will explain you detail all the components one by one in your all the units, okay. Okay, next is, तो ये आपको जनरल लेआउट है आपको, ठीक है ना, जनरल लेआउट ऑफ फोर व्हीलर। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि डिफरेंशियल जो है सिर्फ रियर एक्सल को घुमा रहा है, ठीक है ना, डिफरेंशियल सिर्फ रियर एक्सल को घुमा रहा है। इसका मतलब है कि वो पावर, इंजन का पावर सिर्फ रियर एक्सल में जा रहा है, पीछे के व्हील में जा रहा है, सामने के व्हील में नहीं जा रहा है। तो इसलिए इसको बोला जाता है टू व्हील ड्राइव। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है T2WD, मतलब टू व्हील ड्राइव। और ये हमने पावर कहाँ पहुंचाया, रियर व्हील में, ठीक है ना। अगर पावर को हम फ्रंट एक्सल में पहुंचाते इस तरफ, तो ये होता हमारा फिर से टू व्हील ड्राइव होता, लेकिन फ्रंट व्हील ड्राइव होता है ये, ठीक है। अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग कनेक्शन होता है, कोई फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियां होती है, कोई रियर व्हील ड्राइव गाड़ियां होती है। और अगर इंजन के पावर को हम फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल दोनों में पहुंचाए, इसका मतलब वो हो जाता है फोर व्हील ड्राइव, फोर, क्योंकि हम चारों टायर पे उसका जो है पावर पहुंचा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में उसको बोला जाता है फोर व्हील ड्राइव। अभी ये टू व्हील ड्राइव है, ठीक है ना।
नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं 4 व्हील ड्राइव के बारे में। ये रहा 4 व्हील ड्राइव। इन दैट यू कैन सी दैट दिस इज द इंजन, then clutch, gearbox, propeller shaft, then differential in rear axle, and you can see the differential in front axle also. अब यहां पर एक नया डिवाइस लगा हुआ है, ये आपको वर्टिकल डिवाइस दिख रहा है, ये वाला, इसको बोला जाता है ट्रांसफर बॉक्स। ट्रांसफर बॉक्स या ट्रांसफर केस बोला जाता है, ठीक है ना। और इस ट्रांसफर बॉक्स के हेल्प से हम पीछे की तरफ तो ये प्रोपेलर शाफ्ट लगा ही है यहाँ पर, और हम आगे की तरफ भी ये देखो एक प्रोपेलर शाफ्ट और लगा हुआ है फ्रंट में, ठीक है। डिफरेंशियल पीछे तो लगा ही रहता है, इसमें आगे भी प्रोपेलर शाफ्ट के हेल्प से डिफरेंशियल फ्रंट एक्सल में अटैच किया गया है। तो अब क्या होगा, द पावर इज ट्रांसमिटेड इन ऑल 4 व्हील्स, okay, with the help of this transfer box. So that's why it is called 4-wheel drive. 4-wheel drive. When the power is transmitted in all the 4 wheels, in that situation it is called 4-wheel drive. ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 व्हील ड्राइव सिस्टम, ठीक है। 2 व्हील ड्राइव सिस्टम का भी लेआउट हमने देख लिया है, क्या होता है 2 व्हील ड्राइव का। ये पीपीटी मैं आपको व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप लोग वहां से देख लेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव का एक जनरल लेआउट होता है, ठीक है ना। 4 व्हील ड्राइव में सिर्फ हमने एक नया डिवाइस ऐड किया हुआ है विच इज कॉल्ड ट्रांसफर केस और ट्रांसफर बॉक्स, ओके। तो ये आपका जनरल लेआउट हो गया। नेक्स्ट है नेक्स्ट होता है चेसिस, ठीक है। चेसिस किसे बोला जाता है, कोई भी एक व्हीकल में आपने देखा होगा कि ऊपर से बॉडी लगी होती है और नीचे उसके सारे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। अगर उस व्हीकल से मैं बॉडी को हटा दूं, ठीक है ना, इफ आई रिमूव द बॉडी फ्रॉम व्हीकल, ठीक है ना, सिर्फ बॉडी को हटा रहा हूं, बाकी कंपोनेंट सब लगे हुए हैं, स्टीयरिंग सिस्टम, इंजन, ब्रेकिंग सिस्टम, सस्पेंशन, एवरीथिंग इज अटैच्ड, ओनली द बॉडी इज नॉट देयर, तो उसे हम कहते हैं चेसिस, ठीक है ना, सिर्फ जिसमें बॉडी ना हो। यू कैन सी द डायग्राम, देखो बॉटम में डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में देखो जो सेकंड और थर्ड डायग्राम में आपको बॉडी नहीं दिख रही है ऊपर की, ठीक है ना, बाकी सारे कंपोनेंट है, ये गाड़ी चल सकती है, ठीक है ना, बॉडी को छोड़ करके सभी चीजें इसमें अटैच है, इंजन, व्हील्स, साइलेंसर, सस्पेंशन सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, स्टीयरिंग, एवरीथिंग इज अटैच्ड एक्सेप्ट बॉडी, सो दिस इज कॉल्ड चेसिस, ओके। तो चेसिस के जो कंपोनेंट्स होंगे उसमें बॉडी को छोड़ करके सभी चीजें आ जाएंगी। तो देखो लिखा हुआ है मेन कंपोनेंट ऑफ चेसिस, फ्रेम, फ्रंट सस्पेंशन, स्टीयरिंग मैकेनिज्म, इंजन, क्लच, गियर बॉक्स, रेडिएटर, प्रोपेलर शाफ्ट, wheels, rear and front springs and shock absorber, differential unit, universal joint, storage battery, brakes and braking system, fuel tank, electrical system, silencer, everything comes under the chassis except body, okay. अब there are 3 types of chassis. The chassis is classified into 3 types. First is called conventional control chassis, second one is semi forward chassis, and third one is full forward chassis, and the full forward chassis is also called bus chassis, bus, okay. So what is conventional control chassis? तो conventional control chassis में क्या होता है, in which engine is mounted in front of the driver's cabin. This type of arrangement avoids full utilization of space. हमने गाड़ियां देखी है, बहुत सारी व्हीकल्स हमने देखे हुए, कभी हम देखते हैं कि उसका शेप
जैसे कि ये फर्स्ट डायग्राम को आप देखो, ये फर्स्ट डायग्राम जो है ये आपका कन्वेंशनल कंट्रोल चेसिस का डायग्राम है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इंजन को जो लोकेट किया जाता है ना, वो ड्राइवर का जो कैबिन होता है उसके पूरे आगे होता है, फ्रंट में होता है, ठीक है ना। लिखा हुआ है इस डायग्राम के ऊपर भी लिखा है, देखो, इंजन इज माउंटेड इन फ्रंट ऑफ द ड्राइवर्स केबिन। ड्राइवर का जो कैबिन होगा उसके जस्ट आगे होगा इंजन, पूरा कंप्लीटली, ठीक है। तो देखो ये सामने का जो पोर्शन दिख रहा है, हियर द इंजन इज लोकेटेड, सामने का जो पोर्शन है, ठीक है ना, इंजन इज लोकेटेड, ये जो सामने है यहाँ पर, ठीक है। और ये पूरा ड्राइवर की जो कैबिन है उसके पूरा फ्रंट में है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पोर्शन है, इस स्पेस को हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं फॉर द पैसेंजर्स और फॉर द गुड्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाता है कि अवॉइड्स फुल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, इसमें हम पूरे स्पेस का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात एक और चीज है कि ड्राइवर्स विजिबिलिटी इज पुअर, ड्राइवर को सामने जमीन को देखने में थोड़ा दिक्कत होता है यहाँ पर, इसलिए ड्राइवर की जो विजिबिलिटी है वो पुअर होती है इन केस ऑफ कन्वेंशनल कंट्रोल चेसिस। सो अंडरस्टैंड व्हाट इज कन्वेंशनल कंट्रोल चेसिस, in which the engine is mounted in front of the driver's cabin and this chassis avoids full utilization of space and therefore the driver's visibility is poor. Next is semi forward. Okay, so the name is also you can understand by the name semi. Semi means इंजन जो है ड्राइवर कैबिन के आधा सामने होगा और आधा उसके अंदर होगा, ठीक है ना, ड्राइवर की जो कैबिन होगी। So in which the engine is mounted that half of it's in the driver's cabin whereas the other half is in front, आधा फ्रंट में होगा आधा अंदर की तरफ होगा, ठीक है ना। तो ये देखो सेकंड डायग्राम जो है, इट इज शोइंग द सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस, ठीक है। इसको अगर आप ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो ये जो सामने का जो पोर्शन है ये बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकला हुआ है, इसका मतलब है कि इंजन जो है आधा ड्राइवर केबिन के नीचे है और आधा ड्राइवर केबिन के सामने है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस। एंड द थर्ड वन इज फुल्ली फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस एंड विच इज आल्सो कॉल्ड बस चेसिस। इसमें क्या होता है कि इंजन जो होता है कंप्लीटली ड्राइवर केबिन के अंदर होता है, ठीक है ना। इन विच द इंजन इज माउंटेड कंप्लीटली इनसाइड द ड्राइवर्स केबिन, ठीक है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस इज अचीव्ड, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा इंजन ड्राइवर केबिन के अंदर है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर सामने ऐसा कोई पोर्शन निकला हुआ नहीं है, मतलब हम पूरे स्पेस को यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर द गुड्स और फॉर द पैसेंजर्स। और ड्राइवर की विजिबिलिटी भी यहाँ पर गुड हो जाती है, ड्राइवर्स विजिबिलिटी इज गुड, स्पेस इज यूटिलाइज्ड ऑल एटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा स्पेस यूटिलाइज हो रहा है। तो ये वाला चीज आपको अगर जो है बस में आपको देखने को मिलेगा, बस में हम देखते हैं कि पूरा का पूरा इंजन ड्राइवर केबिन के सामने होता है, अंदर होता है, इसलिए बस सामने से पूरी ऐसे वर्टिकली फ्रंट फ्लैट होती है, ठीक है ना, वर्टिकली पूरी वो फ्लैट होती है। तो हमको यहाँ पे समझ में आ गया कि चेसिस जो है कितने टाइप्स होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, ठीक है। कन्वेंशनल कंट्रोल, सेमी फॉरवर्ड एंड फुल फॉरवर्ड चेसिस। Okay, so these are the types of chases. So we will move in next slide. हाँ, next slide is frame. ठीक है, frame is also important. Sometimes it is asked in questions. Frame is what? A rigid structure of chassis and skeleton of the vehicle. मैंने आपको बताया था कि as in our body there is a skeleton, which is the frame of our body. And this skeleton supports all the organs. Similarly, for automobile, there is a skeleton which is called frame, and this frame supports all the mechanical components. Okay, so a rigid structure of chassis and skeleton of vehicle. ठीक है, इसमें देखो ये you can see the diagram. You can see the diagram here. ये राइट साइड में आप
बॉटम में देखेंगे, ये एक बॉडी है, आपको दिख रहा है सॉलिड, ठीक है ना। इट इज नॉट टोटली सॉलिड, इट इज जस्ट अ हॉलो, ठीक है। ये हॉलो होता है, अंदर से सॉलिड नहीं होता है, क्योंकि अगर सॉलिड बना दिया जाएगा तो उसका स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा और वेट हैवी भी हो जाएगा वो। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये एक आपका ये इसका लेंथ है, इसको हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल मेंबर, दोनों तरफ से देखो। और ये जो ऐसे दिख रहा है, हम इसको बोलेंगे क्रॉस मेंबर, क्रॉस मेंबर, ठीक है। एक है लेंथ जो दिख रहा है वो लॉन्जिट्यूडनल मेंबर है, और ये है हमारा क्रॉस मेंबर, ठीक है। इसके देखो फंक्शंस ऑफ फ्रेम, फ्रेम का क्या फंक्शन है, फ्रेम का फंक्शन है बेस माउंटिंग इंजन एंड ट्रांसमिशन टू कैरी लोड पैसेंजर और गुड्स, withstand thrust, stresses and torques, accommodate a suspension system, strong light and to withstand, resist the centrifugal force, withstand bending and twisting stresses। मैं अगर ओवरऑल इसके फंक्शन को की बात करूं फ्रेम की, तो ये क्या करता है, इट सपोर्ट्स द ऑल द कंपोनेंट्स, ठीक है ना। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको, जितने भी मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनको इस फ्रेम में अटैच किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बोल्ट, ओके, विद द हेल्प ऑफ बोल्ट और विद द हेल्प ऑफ एनी टाइप ऑफ जॉइंट, आइदर बोल्ट और आइदर वेल्डेड जॉइंट, ओके। तो यहाँ पर जो है सभी कंपोनेंट्स को अटैच किया जाता है, ठीक है ना, इस फ्रेम में, ठीक है। और ये फ्रेम जो होता है ये पैसेंजर और गुड्स के लोड को भी कैरी करता है, ठीक है ना। उस व्हीकल में जो भी फोर्सेस लगेंगे जब वो रन करेगा, जब हाई स्पीड से जब व्हीकल रन करता है, तो जो भी उसमें फोर्सेस लगते हैं, साइड फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टर्निंग फोर्स, ट्विस्टिंग फोर्स, बेंडिंग फोर्स, सबको वो बियर कर लेता है, ठीक है ना। तो ये जो फ्रेम होता है ये उस व्हीकल को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट्स में वही सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है, कि सारे मैकेनिकल कंपोनेंट को सपोर्ट करना, ऑल द मैकेनिकल कंपोनेंट्स आर अटैच्ड इन द फ्रेम with the help of any joint like either bolt or rivet or welded joint, and to support all the forces acting on the vehicle, to bear all the forces acting on the vehicle, okay। So this is the function of frame. Next one is loads on chassis frame। अब इस चेसिस फ्रेम में क्या क्या लोड्स लगते हैं उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। लोड ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, स्टैटिक लोड लगता है, ठीक है ना। कंबाइंड लोड्स ऑफ मोमेंट, जब गाड़ी चलेगी तो जितने भी बहुत सारे लोड्स, एयर तेजी से फ्लो होता है उसका कारण से लोड लगता है, पैसेंजर के वेट की वजह से लोड लगता है, गुड्स के वेट की वजह से लोड लगता है, साइड थ्रस्ट लगता है विंडो की तरफ से, ठीक है ना, overloads, inertia load, other loads. There are different types of loads acts on the chassis frame, okay। अब यहाँ पर देखो कुछ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन बता दिया उसने, कन्वेंशनल फ्रेम का कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो देखो फ्रेम कंसिस्ट ऑफ 2 लॉन्जिट्यूडनल मेंबर्स, ये जो 2 लेंथ दिख रहे हैं ये एक और ये दिस इज सेकंड, ये लॉन्जिट्यूडनल मेंबर्स है। सेकंड कन्वेंशनल फ्रेम में क्या है, टू इंप्रूव द टॉर्शनल स्टिफनेस, देखो इसको बनाया जाता है बॉक्स, ये जो आपका दिख रहा है फ्रेम, जो इसके जो मेंबर्स है ये टोटली सॉलिड नहीं होते हैं, ये हॉलो होते हैं। मतलब मान के चलिए कि जैसे कि एक चैनल सेक्शन है, तो एक चैनल और एक और चैनल, दोनों चैनल को ऐसा जोड़ दिया गया है विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग, तो वो एक बॉक्स बन जाता है, ठीक है ना। तो उस तरीके से इसको बनाया जाता है। मेड ऑफ बॉक्स, बॉक्स का बना होता है, ट्यूबुलर चैनल्स के बने होते हैं, वेल्डेड और रिवेटेड जॉइंट्स रहता है इसपे। मेड अप ऑफ स्टील सेक्शन, स्टील से बनाया जाता है। 2 लॉन्ग साइड मेंबर्स, ठीक है। इसमें देखो ये जो दिख रहा है दोनों लॉन्जिट्यूडनल मेंबर से कनेक्टेड पीछे की तरफ, या फिर ये यहाँ पर सामने में भी होता है इस तरफ से, ठीक है, इसको साइड मेंबर्स बोला जाता है। और ये जो बीच में लगे हुए हैं इसको बोला जाता है क्रॉस मेंबर्स,
ठीक है, एंड दीज क्रॉस मेंबर्स आर आइदर रिवेटेड और बोल्टेड। क्रॉस मेंबर्स इंक्रीज स्ट्रेंथ, ठीक है, ये स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। बॉडी ब्रैकेट्स सपोर्ट बॉडी ऑफ द व्हीकल, ठीक है। देखो बीच बीच में आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा, ये 1 2 3, इधर इस तरफ भी 1 2 3, ये सब बॉडी ब्रैकेट्स है, जो कि हम जब ऊपर से बॉडी को अटैच करेंगे तो उनको यहीं पर हमको अटैच करना होगा, तो ये बॉडी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। देन एक्सटेंशन ऑफ चेसिस, फ्रंट ओवरहैंग एंड रियर ओवरहैंग। देखो अगर मैंने यहाँ पर राइट साइड में इस जगह पर मैंने एक साइड मेंबर लगाया, तो मेरा ये जो लॉन्जिट्यूड मेंबर है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं ओवरहैंग, या विच ओवरहैंग यू हैव स्टडीड इन मॉस, तो ये फ्रंट ओवरहैंग। सिमिलरली अगर पीछे की तरफ भी अगर ये पोर्शन बाहर निकला हुआ है, ठीक है ना, तो उसको हम रियर ओवरहैंग कहते हैं, रियर ओवरहैंग, ठीक है, rear overhang. So these are the function of frame, load on the chassis frame and its construction. Okay, next is, ये देखो ये आपको दिख रहा होगा, different sections are used for, देखो ये चैनल सेक्शन है, एक और इधर से चैनल सेक्शन लगा करके इसको एक बॉक्स जैसा बना दिया जाएगा, या फिर ये देखो बॉक्स बन गया है, या आई सेक्शन का इस्तेमाल होता है, या हेड सेक्शन का इस्तेमाल होता है, या ट्यूबुलर सेक्शन का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। ये सब जो है आपके अलग अलग सेक्शन है विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्रेम। ओके, फ्रेम। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सब फ्रेम्स। सब फ्रेम्स क्या होता है कि आपके पास एक फ्रेम आपने बनाया हुआ है और कभी कभी बहुत ज्यादा हाईली लोडेड व्हीकल में, ठीक है ना, हाईली लोडेड व्हीकल में आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट भी देने की जरूरत पड़ती है, तो उस समय आप उस पर एक और फ्रेम ऐड करते हो, ठीक है ना, उसी को बोला जाता है सब फ्रेम। उसमें आप एक और फ्रेम ऐड करते हो, उसी को बोला जाता है सब फ्रेम। तो ये सब फ्रेम जो है एक तरीके से एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना, जितने भी कंपोनेंट्स है उनको सपोर्ट करके रखता है, ठीक है ना, जो सब फ्रेम होता है। तो यहां लिखा हुआ है देखो, सब फ्रेम्स यूज्ड ऑन वेरियस चेसिस components are mounted, subframe supported by main frame, मेन फ्रेम। देखो जो सबसे पहला जो फ्रेम लगा हुआ उसको हम मेन फ्रेम कहेंगे, मेन फ्रेम। और मेन फ्रेम के ऊपर में आप जो है सब फ्रेम लगाते हैं, ठीक है ना। The main purpose of subframe are to provide isolation, flexibility and simplified production, ठीक है ना। इसका जो काम है आइसोलेशन, मतलब जितने भी वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहा है उसको आइसोलेट कर देना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना और प्रोडक्शन को सिंप्लीफाई करना। ऑल कंपोनेंट्स वेल्डेड और बोल्टेड टुगेदर एज वन असेंबली, और सारे कंपोनेंट को एक सिंगल असेंबली जैसा बना दिया जाता है। मोर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी इज प्रोवाइडेड बाय द सब फ्रेम्स। ओके, तो ये हो गया आपका सब फ्रेम्स एंड द वी हैव स्टडीड अबाउट द कन्वेंशनल फ्रेम, ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पर कि मैंने बताया था कि जो फ्रेम होता है वो सारे व्हीकल्स में यूज नहीं होता है। फ्रेम इज यूज इन सम व्हीकल्स, नॉट ऑल, ठीक है ना। तो जैसे कि ट्रक्स में आपको फ्रेम दिखेगा सॉलिड फ्रेम, बसेस में दिखेगा आपको सॉलिड फ्रेम, जितने भी जिप्सी की गाड़ियां आती है, जीप मॉडल की जो गाड़ियां आती है, ठीक है ना, चाहे आप महिंद्रा की एक्सयूवी ले लीजिए या फॉर्च्यूनर ले लीजिए, या जीप की जो आपकी क्या कहते हैं जिप्सी ले लीजिए, या सूमो ले लीजिए, या बोलेरो ले लीजिए, ये सब जीप मॉडल की गाड़ियां हैं, इसमें भी आपको फ्रेम मिलेगा, ठीक है ना। बट इन कार्स यू विल नॉट गेट फ्रेम, कार्स में आपको फ्रेम नहीं मिलता है।
कार्स में एक यूनिटाइज्ड बॉडी मिलती है, ऊपर की जो बॉडी और जो नीचे का जो सपोर्ट होता है वो एक कंबाइंड सिस्टम होता है, कंबाइंड, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं यूनिटाइज्ड बॉडी और फ्रेमलेस चेसिस बोला जाता है। तो लिखा हुआ है देखो यहां पर, इंटीग्रेटेड फ्रेम चेसिस और फ्रेमलेस चेसिस इसको बोला जाता है। ये देखो ये कार का एक फोटो दिख रहा है, कार का जो पूरा चेसिस है उसका फोटो दिख रहा है। इसमें आपको बॉटम में कहीं भी एक सॉलिड फ्रेम नहीं दिखेगा, जो कि हमने पिछले डायग्राम में देखा हुआ है, ठीक है ना। ये आपका कंप्लीट एक कार का चेसिस है, यूनिटाइज्ड चेसिस बोला जाता है या फ्रेमलेस चेसिस बोला जाता है, सेपरेट फ्रेम नहीं है यहाँ पर। और इसी में पूरे जो है मैकेनिकल कंपोनेंट्स अटैच होंगे, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है nowadays used in most of the motor car called frameless or chassis, okay, floor assembly and frame from one integral unit। ये बोल रहा है कि floor assembly and frame form one integral unit। इसका जो फ्लोर होगा, कार का जो फ्लोर होगा और बगल की जितने भी फ्रेम्स होंगे, पूरा कंप्लीट एक इंटीग्रल यूनिट होता है, ठीक है ना। फ्लोर और ऊपर की बॉडी, ठीक है ना, पूरा एक साथ। हैवी साइड मेंबर्स आर एलिमिनेटेड, ठीक है, इसमें जो हैवी साइड मेंबर्स है वो भी एलिमिनेट हो गए। फ्लोर इज स्ट्रेंथन्ड बाय क्रॉस मेंबर्स एंड बॉडी ऑल वेल्डेड टुगेदर। और फ्लोर को क्रॉस मेंबर और बॉडी से स्ट्रेंथ कर दिया जाता है और सभी को वेल्डेड कर दिया जाता है, ठीक है। तो यू ऑलवेज रिमेंबर दैट इन कार्स देयर इज नो सेपरेट फ्रेम इज यूज्ड, okay, the car is made by frameless chassis, all the mechanical units are combined together, okay। So this is a frameless construction, okay, frameless construction। So we have studied the mechanical components of vehicle, about the conventional frame we have studied, and the frameless construction we have studied, okay, and all the mechanical components, okay। So now it's over। So your just wait, your first part is completed, okay, in unit 1 ठीक है the सर। first part